जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होगा इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट 1.3 टॉपिक। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, तो इसके अंडर में ये दोनों बोर्ड का गठन किया गया था 2014 में। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इन दोनों का ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन किया, ठीक है, नोटिफाई किया। तो बेसिकली हमारे लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है इन द सेंस कि हमें ये आंसर में नहीं लिखना है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि हम आंसर में लिखें, क्योंकि न्यूज़ हमेशा आती रहता है। अगर आप पुराना न्यूज़ लिख दोगे तो आपका आंसर का वेटेज घट जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जिस टॉपिक का न्यूज़ हर बार आ रहा है उस टॉपिक का हम डेटा से शुरू करें। ठीक है, या फिर आपको अगर करंट न्यूज़ मिलता है मेंस के 1-2 महीने या 3 महीने पहले का न्यूज़ तो काफ़ी, क्योंकि अभी तो मेंस से बहुत दूर है हम लोग, तो ये न्यूज़ हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से प्रोजेक्ट है और तेलंगाना के कौन कौन से प्रोजेक्ट है। हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कभी भी यूपीएससी स्टेट वाइज चीज़ें कभी नहीं पूछता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा है कि साउथ में जो रिवर डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में बताइए, तो ठीक है, आप अगर आपको 2-3 डिस्प्यूट मालूम है तो आप लिख दोगे उसमें, लेकिन पर्टिकुलरली नहीं बोलेगा आपको कि भाई जो तेलंगाना का जो रिवर है कृष्ण रिवर, या फिर तेलंगाना का जो रिवर गोदावरी रिवर, उसके बारे में क्या डिस्प्यूट है ये बताइए। कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी ऐसा। ठीक है, यहाँ पर कुछ खास चीज़ें नहीं दी हुई हैं, बस बताया गया कि जीआरएमबी और केआरएमबी। जीआरएमबी इसको बोलते हैं गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, और केआरएमबी इसको बोलेंगे कृष्ण रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। तो इन दोनों का गठन किया गया था आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। आपको मालूम होगा इसी एक्ट के कारण तेलंगाना बना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से कट करके तेलंगाना बना है, आपको ये बात तो मालूम ही होगा। ओके, तो ये क्यों है, मतलब ये बोर्ड का यूज़ क्या है। तो बेसिकली किसी भी बोर्ड का यूज़ क्या होता है, क्यों बनता है। आपको जो पानी है उसको जुडिशियस यूज़ करना है, मतलब अच्छे तरीके से किस तरीके से हम लोग यूज़ करें उसी के लिए। तो बेसिकली कॉमन सेंस है, तो मैंने बस हाईलाइट कर दिया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, 2014 में दोनों स्टेट ने एग्री किया था कि हम लोग बांटेंगे पानी 66 और 34 का रेशियो में। ठीक है, ये एक डेटा याद रखना चाहिए, क्योंकि हर एक डिस्प्यूट का कोई ना कोई एक फैक्ट होता है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे वहाँ पर क्वेश्चन था कि साउथ का जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको साउथ का जो भी डिस्प्यूट चल रहा है हर एक डिस्प्यूट का एक दो लाइन अगर आपको याद रहता तो आप आराम से इसको आंसर कर लेते हैं। ठीक है, तो यही अप्रोच रखना है। जब नोट्स बनाने टाइम पढ़ने टाइम भी यही अप्रोच रखना है आपको। किसी भी चीज़ का जब भी कोई भी टॉपिक स्टेट का है तो उसका डिटेल में आपको जाना नहीं है। ओके, लेकिन मैप देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको हर एक टॉपिक के बारे में मालूम होना चाहिए, लेकिन हल्का हल्का मालूम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। आपको मालूम क्या होना चाहिए, मालूम उसका चैलेंजेस क्या है, इश्यूज क्या क्या है, उसको किस तरीके से सही किया जाए, सॉल्यूशंस मतलब, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और ये स्टैटिक पार्ट है, इसीलिए बहुत बार टॉपर्स बोल चुके रहते हैं करंट पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप स्टैटिक कर चुके हो, और स्टैटिक से ही सारा क्वेश्चन आता है। अगर आपको स्टैटिक किया हुआ है तो आपको करंट भी हो जाएगा। ठीक है, करंट करना बहुत ईजी हो जाएगा, और करंट का क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा अगर आपका स्टैटिक किया हुआ है तो। ठीक है, तो देखिए ये मैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारा आपका मैप याद करना है, मैप को बनाना है, हाथ से ड्रॉ करना है, और हर एक रिवर को आपको पॉइंट आउट करना है और बनाना है, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप अगर मैप बनाओगे आंसर में तो आपको वेटेज मिलेगा, अच्छा मज़ा आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए तेलंगाना और जो भी है उसका रिवर डिस्प्यूट है क्यों चल रहा है इसके बारे में बताया। तो ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्टेट वाइज डेटा है। और देखिए इतना सारा स्टेट्स में प्रॉब्लम चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा गोदावरी क्यों पूछेगा। बेसिकली कॉमन सेंस लगाइए कि इतना सारा रिवर में डिस्प्यूट चल रहा है, तो यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ कृष्णा गोदावरी का डिस्प्यूट के बारे में क्यों पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, इम्पॉसिबल। ठीक है, वो जनरलाइज करके पूछा कि साउथ में इतने सारे रिवर है बारे में बताइए, या फिर नॉर्थ में इतने सारे रिवर है उसके बारे में बताइए। ऐसे पूछता है यूपीएससी, एक बार पूछ चुका है साउथ वाला, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ये हमारे लिए याद करने की चीज़ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक पार्ट है बेसिकली। ओके, एंट्री 17 ऑफ द स्टेट लिस्ट डील विथ वाटर। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं 3 लिस्ट होता है हमारा, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में एंट्री 17 जो है वो हमारा वाटर से डील करता है, मतलब किस तरीके से हम लोग इरिगेशन करेंगे, कैनाल किस तरीके से बनाएंगे, मतलब रिवर का पानी को किस तरीके से यूज़ करता है, बेसिकली उसके ऊपर डील करता है, मतलब ये स्टेट का काम है। ओके, इसीलिए डिस्प्यूट होता है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर रिवर है तो उसका इस वाले स्टेट से पास करके इस वाले स्टेट में चला गया। तो अभी देखिए
इरिगेशन का जो काम हो रहा है ये वाला जो स्टेट है सारा का सारा पानी ले लिया, तो दूसरा स्टेट को नहीं मिल रहा है पानी करने के लिए, क्योंकि ये स्टेट का काम है। अगर सेंटर का काम रहता तो सेंटर खुद से करता ना कि हाँ भाई इसको थोड़ा देना, इसको थोड़ा देना, वो रेगुलेट करता। लेकिन स्टेट का पावर में रहता है तो स्टेट जितना चाहे खड़ा खड़ा यूज करने लगता है जिसका रिवर जो पहले आया। ओके, एंट्री 56 में ये बताया गया है कि अगर कोई रिवर है, ठीक है, इंटरस्टेट रिवर है, तो उसका जो रेगुलेशन है, उसका जो डेवलपमेंट होगा वो सेंटर करेगा, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगी। ओके, और 262 में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल का सेट किया जाएगा। इसमें सेंटर को पावर दिया गया कि आप ट्राइब्यूनल को सेट कीजिए ताकि डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके, ठीक है। और जो ट्राइब्यूनल का फैसला होगा वो फाइनल होगा, आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते उस फैसला को लेकर के, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं, ये 3 प्रोविजंस था, 3 प्रोविजंस इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट को लेकर के आपको याद करना चाहिए, ठीक है। यहाँ 262 है, आपको मालूम नहीं होगा 263 क्या होता है। 263 आपको मालूम होगा इंटरस्टेट काउंसिल जो होता है वो होता है, ठीक है। अब देखिए रीजंस फॉर इंटरस्टेट डिस्प्यूट, बेसिकली बहुत ही कॉमन सेंस है कि जो दूसरा वाला स्टेट है वो पानी ज़्यादा ले रहा होगा, ठीक है, अच्छे से यूज़ नहीं कर रहा होगा या फिर पॉल्यूशन कर रहा होगा, ये सब होता होगा रीज़न, ठीक है। तो उसमें देखते हैं क्या क्या है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द नेशन, तो देखिए ये बहुत ही जनरल टाइप पॉइंट है। आप इसका मतलब समझ लीजिए कि दोनों, अगर मान लीजिए कि 2 भाई है, दोनों को बराबर बराबर हम संपत्ति दे दिए और दोनों को सेम ही संपत्ति दे दी है, ठीक है, तो उन दोनों में तनाव तो होगा ही कि भाई हम इतना यूज़ करेंगे, हम इतना यूज़ करेंगे, ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए, तो तनाव होगा बेसिकली। अगर बराबर पावर दे दिया जाए तो तनाव होगा। अगर घर में कोई बड़ा होता है उसके बाद कोई छोटा होता है तो तनाव नहीं होता है, जो बोल दिया बड़ा वो करना पड़ेगा छोटा को। लेकिन अगर 2 भाई है तो उसमें तनाव होगा, बोलेगा नहीं हम ये करेंगे, वो बोलेगा हम नहीं ये करेंगे, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिजीम, ये वाला पॉइंट मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। तो देखिए आप अगर IIT की तैयारी या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम की तैयारी सीरियसली किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, ठीक है, और वो पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका एग्ज़ाम में उसके कारण मार्क्स कम हो जाए, तो आप उस पॉइंट को बहुत ही सेफली आप उसको ड्रॉप कर दो और आगे बढ़ो। आप अगर उसमें टाइम वेस्ट करने लगोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो पॉइंट आपको अच्छे से समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि उसमें टाइम देना पड़ेगा और अगर पॉइंट हमको समझ में आ गया तब भी हमको कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला, उसको पॉइंट को छोड़कर आगे बढ़िए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा तो आपको पता होगा। अगर नहीं किए हैं, आप पहली बार किसी एग्ज़ाम के लिए सीरियस हुए हैं, UPSC के लिए पहली बार सीरियस हुए हैं, पहले चिल थे, तो अभी आपको ये चीज़ मालूम नहीं होगा, तो इसीलिए गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, इसको इग्नोर करते हैं। अगर आपको पता है इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखना चाहता है ये विजन आज की मैगजीन, तो आप जरूर कमेंट में मुझे बताइए, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि पानी का यूज़ करके हम लोग बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग वहाँ टैंक वैंक लगाते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, फिर सप्लाई करते हैं घरों में, ठीक है। शहर में तो ऐसा होता है, गांव में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन शहर में तो जनरली होता ही। शेयर रिवर बेसिन एंड ट्रांस बाउंड्री ग्राउंड वाटर, जो रिवर का बेसिन होता है ना, आपको मालूम होगा रिवर का बेसिन क्या होता है, क्योंकि मान लीजिए गोदावरी है तो गोदावरी अकेला रिवर तो नहीं होगा, उसमें बहुत सारा रिवर ऐसे ऐसे आकर के जुटा होगा, तो वो सारे रिवर का पानी को भी शेयर करने के लिए डिस्प्यूट होता है, ठीक। और ग्राउंड वाटर, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि पानी यहाँ सारा स्टोर करके रखे हैं और दूसरा स्टेट में पानी नहीं भेज रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर भी वहाँ का दिक्कत होता है। मतलब जिस स्टेट में पानी है वहाँ तो ठीक रहेगा, लेकिन जिस स्टेट में पानी नहीं गया है तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप छोड़ रहे हैं तो बहुत तेज़ छोड़ रहे हैं, ये बंदा स्टोर नहीं कर पा रहा, तो ये सब दिक्कत है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन, तो ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको मालूम, अगर आपके आसपास में कोई रिवर होगा जिसमें डिस्प्यूट चल रहा है, फिर भी आपको उसके बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि वो जो होता है वो एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के साथ लड़ रही है, तो डेटा एक दूसरे के साथ ही शेयर करती है, हमें तो कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लड़ाई कर रही है, ठीक है, हमें कुछ नहीं मिलता, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है गवर्नमेंट। डिपेंडेंसी ऑन मेजर वाटर सोर्स ड्यू टू लो रेनफॉल, ठीक है, क्योंकि हम लोग रिवर के पानी पे क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि हम रेनफॉल से बहुत कम होता है, और होता भी तो हम लोग उसको स्टोर नहीं करते हैं। बहुत 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 कम ऐसे घर हैं जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किए हुए हैं ऊपर, मतलब जो भी होता है ना, आप घर के ऊपर पाइप लगा के उसको अंडरग्राउंड में पानी भेज दीजिए, वहाँ स्टोर करके रखिए, पूरा साल उसको यूज़ कीजिए। तो ऐसे बहुत कम घर, 0.00001% होगा शायद कोई घर जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए इतना सोच समझ के। लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये तो बेसिकली कॉमन सा पॉइंट है, ये आप हर जगह डाल सकते हो।
ठीक है। आप फिर वहीं पर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट था, लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच वाला पॉइंट था। इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो डाला था, इस सेकंड वाला 1.2, उस पर मैंने बहुत सारे कमेंट पॉइंट डाले थे, बताया था मैंने, ठीक है। कम से कम 7 पॉइंट तो बताया था। तो सातों को आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, जहाँ भी आपको पॉइंट कम लगे वहाँ आप वो सातों को यूज़ कर देना, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से पॉइंट्स को इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इश्यूज़ में आते हैं। इशू एसोसिएटेड विथ इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट, ये तो रीजंस था। अब इश्यूज़ में आते हैं। डिले इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है। देखिए गोदावरी और कृष्णा का जो डिस्प्यूट है 1956 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 1969 में ट्राइब्यूनल का फॉर्म हुआ, ठीक है। तो कम से कम 13 साल लग गया ये डिसाइड करने में कि हाँ भाई इसको सॉल्व करना चाहिए, ये सीरियस मैटर है, ठीक है। इतना लेट चल रहा है, तो एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है किसी भी पॉइंट में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड ओपेक प्रोसीजर, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इसमें डिपेंड होते हैं, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, रिवर बोर्ड्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, अलग अलग उनका रिक्वायरमेंट है, तो इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स आता है, प्रोसीजर इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स आता है। और ओपेक भी है, देखिए हम लोग देखिए ट्रांसपेरेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन भी तो नहीं है, हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करेंगे? ये पब्लिक बोलेगी कि नहीं मुझे हानि हो रहा है, तो कैसे उसको जस्टिफाई करेगी? तो इसीलिए ओपेक के प्रोसीजर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ओके। प्रॉब्लम ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस, कभी कभी होता है क्या ट्राइब्यूनल जो है अपना ऑर्डर पास करती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको मानती नहीं, ठीक है, ये भी कभी कभी होता है। तो नॉन कॉम्प्लायंस मतलब स्टेट गवर्नमेंट मानती नहीं है इसको। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स की जाती है पानी को लेकर के कि भाई हमको वोट दे दोगे तो हम ये कर देंगे, हम पानी ठीक कर देंगे, हम पानी जो डिस्प्यूट है इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको जानबूझ करके इसको डिले किया जाता है ताकि इसके ऊपर वोट लिया जा सके हर बार, तो इसके नाम पर वोट लिया जा सके, ठीक है। तो ये एक इशू है, आप यहाँ पर डाल सकते हो कावेरी डिस्प्यूट का तमिलियन, और मतलब एग्जांपल डाल देना यहाँ पर, दिखाओ तमिलियंस और कर्नाटकास टू वाइड स्प्रेड सिविल अनरेस्ट, तो ये दोनों के बीच में युद्ध हो गया था, घमासान युद्ध हुआ था, तो आप ये सब लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक्टिव वाटर शेयरिंग ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया, कौन कौन ट्राइब्यूनल्स अभी है और इस पर काम चल रहा है, तो आप ये सब लिख सकते हो, ओके। ये एग्जांपल है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कौन कौन ट्राइब्यूनल है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया कि साउथ में पूछा है कि कौन कौन सा डिस्प्यूट चल रहा है, तो अगर पूछ देगा कि कौन कौन सा ट्राइब्यूनल एक्टिव है और क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है बताइए, कितना अच्छा काम कर चुका है, तो ये सब बताइए, तो आपको एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना। इसीलिए आपको बस नाम पता होना चाहिए और इसके अंदर का 1-2 पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। जब मैं नोट्स बनाऊंगा तो इसके अंदर में क्या काम कर रहा है, अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं इसका नोट्स बना के इसमें डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारा जो ये पॉइंट है ना, ये जो टॉपिक है ये सिलेबस में मेंशन है, तो हमारे लिए टॉपिक को डीपली करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ओके। सो मूविंग हेड, इंस्टीट्यूशनल वैकम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी ऊपर में देखें कि यहाँ पर जो है ट्राइब्यूनल्स का ऑर्डर को, अवार्ड मतलब ऑर्डर, ठीक है, जो ट्राइब्यूनल्स जो भी डिसीजन लिया है तो उसको ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही गवर्नमेंट। क्यों नहीं कर रही है? गवर्नमेंट बोल रही कि भाई ठीक है हमारे पास बहुत काम है, हम और काम कर रहे हैं। तो कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि ये बंदा जो है, ये डिपार्टमेंट जो है पूरा का पूरा ट्राइब्यूनल का जो भी डिसीजन आएगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऐसा कोई मॉडल नहीं है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल बैकअप है मतलब समझ रहे हैं ना, इसको फॉलो करने के लिए कोई है नहीं, मतलब डीएम साहब करते होंगे या फिर कोई ऐसा बोर्ड का गठन करना पड़ेगा करने के लिए, तो वो सब नहीं है, हर जगह नहीं है, कहीं कहीं है लेकिन हर जगह नहीं है, ठीक है। लेक ऑफ ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ट्राइब्यूनल आ गया, ट्राइब्यूनल ने अपना ऑर्डर दिया और उसका ऑर्डर को पूरा करने के लिए स्टेट कोशिश किया और नहीं कर पाया, फिर से कोई डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, तो अभी अगर मान लीजिए कि ट्राइब्यूनल एबोलिश होता है, ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे दिया, ट्राइब्यूनल का काम खत्म, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, हम लोग को वापस से ट्राइब्यूनल के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और ट्राइब्यूनल तो डिसॉल्व हो गया है, ट्राइब्यूनल का काम खत्म हो गया, ट्राइब्यूनल डिसॉल्व हो गया। ट्राइब्यूनल क्या होता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि हाँ भाई आप रिटायर जज है, आप ये वाला कोर्ट कीजिए और ये वाला जो है डिसीजन सुनाइए, तो बंदा रिटायर था, वो डिसीजन सुना के चला गया वापस, तो ट्राइब्यूनल खत्म हो गया। तो अभी आपको अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, फिर से वो ट्राइब्यूनल को फॉर्म करेगी, फिर से आपको डिसीजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और ग्रीवेंस को रिड्रेस करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये एक इश्यूज है। अब देखिए स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू मिनिमाइज वाटर, ऊपर हमने देखा था ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, 3 एंट्री 17 था और कुछ था, देख लेते हैं एक बार। एंट्री 17 था, एंट्री 56 था और आर्टिकल 262 था, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे,
तो हम लोग देखते हैं अब स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट क्या क्या है। तो पहला तो ये है कि 1956 में रिवर बोर्ड्स एक्ट लाया गया। इसके अंडर में रिवर बोर्ड का स्टेबलाइज किया गया। जैसे कि ऊपर देखे थे कि हम लोग दो ठो बना था रिवर बोर्ड, कृष्णा के लिए और गोदावरी के लिए, तो 2014 में। तो उसी तरीके मतलब इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली वो बना था। ठीक है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ये तो बेसिकली रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, रिवर बोर्ड रेगुलेट करने के लिए, जो भी वहाँ पर डैम वगैरह बनेगा उसको रेगुलेट करने के लिए। और ये वाला एक्ट है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको निपटाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डिसीजन ट्राइब्यूनल का फाइनल होगा। ओके, देखिए इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019 बेसिकली ये जो भी मैकेनिज्म है उसको रोबस्ट करने के लिए, उसको अच्छे से करने के लिए, क्योंकि 1956 में बना हुआ था ये, 1956 में बना हुआ था। इसको नया करने के लिए मतलब अभी टेक्नोलॉजी आ गया है और चेंजेस भी तो आए हैं। पानी का जो भी ग्रोथ है चेंज आ गया है, पानी का यूज़ जो होता है इरिगेशन वगैरह पहले उस टाइम उतना अच्छा नहीं था, अभी वो सब चेंज हो गया, तो उसके लिए चेंजेस लाए गए इस बिल में। ठीक है। रिवर बेसिन मैनेजमेंट बिल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिवर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका बेसिन भी है। बेसिन आपको मालूम होगा, मान लीजिए कि एक रिवर ऐसा है, तो इसके ऐसे करके कोई भी रिवर जुटता है ना, छोटा छोटा रिवर जो जुटता है, तो इस एरिया को बोलेंगे रिवर बेसिन। ठीक है। तो रिवर बेसिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही तो पानी सप्लाई करेगा मेन रिवर को। ठीक है। तो इसको मैनेज करना भी काफ़ी जरूरी है, तो इसके लिए इसका मैनेजमेंट के लिए बिल लाया गया। ठीक है। नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पानी का जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करना, यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डेटा नहीं रहेगा तो फिर हम लोग डिस्प्यूट को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए बनाया गया कि नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ये डेटा को कलेक्ट करेगा और IoT वगैरह लगाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह जो भी सेंसर्स वगैरह लगाना है इसको लगा करके डेटा कलेक्ट करेगा, बेसिकली इसका यही काम है। ठीक है। वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया, WRIS। देखिए शॉर्ट फॉर्म ना मुझे बहुत जल्दी याद आता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है NWIC, अगर मैं याद करने जाऊँगा ना नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा याद करने में, और अगर याद कर भी लूँगा तो बाद में कन्फ्यूज हो जाऊँगा, यार NWIC था या फिर NIWC था, तो ये कन्फ्यूज हो जाऊँगा मैं। लेकिन अगर ये याद करूँगा मैं NWIC, तो मुझे पक्का याद रहेगा। ठीक है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, मैं अगर इसको डायरेक्ट याद करूंगा नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ कि नेशनल इंफॉर्मेटिक वाटर सेंटर, या फिर इस तरीके से कंफ्यूज हो सकता हूँ, लेकिन मगर NWIC अगर मैं याद कर लूँ तो मुझे ये याद रहेगा कंफर्म। ठीक है। ये मेरा तरीका है, मुझे ऐसा याद होता है, तो आप भी ऐसा कुछ ढूंढ लेना जो आपको सेट करता है। ओके। अब देखिए ये WRIS क्या काम करता है, ये बेसिकली सारे अनक्लासिफाइड डाटा, मतलब जो भी डेटा जो है हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई डेटा जो हमें हार्म नहीं कर सकता है, उसको जो है अपलोड कर देगा वेबसाइट में, ताकि हम लोग जैसे स्टूडेंट या फिर कोई रिसर्च स्कॉलर, PhD स्कॉलर या फिर कोई साइंटिस्ट वगैरह उस डेटा को यूज़ करके जो भी उनको रिपोर्ट बनाना है, रिसर्च पेपर बनाना है, वो लोग यूज़ कर सके। ठीक है। ओके। अब देखिए लीगल मतलब वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड में बेसिकली ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उसको समराइज किया गया है। तो लीगल एवेन्यूज होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को जैसे कि वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, तो वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हम जाते हैं ट्राइब्यूनल, लेकिन एक ऐसा लीगल एवेन्यू बना दें जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी आकर के बात करके उसको सॉल्व कर ले तो अच्छा होगा। ठीक है। रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है ट्राइब्यूनल्स का अवार्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसको बनाना चाहिए, और इसमें पीपल, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सब मिलकर काम करना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर कोऑर्डिनेट अप्रोच लिखा हुआ है, इसी पॉइंट को यहाँ पर थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखा हुआ है, एक ही चीज़ है दोनों। ओके। इनकॉर्पोरेट सोशल जस्टिस इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, हमारा जो है ना सोशल जस्टिस को भी इंक्लूड करना चाहिए। ये बेसिकली इंक्लूड तो होता ही है जनरली। अगर हम लोग जाएंगे ट्राइब्यूनल के पास, तो जो ट्राइब्यूनल में जो कोर्ट है, जो जज है, वो ध्यान देते हैं किस तरीके से लोगों को हार्म ना हो, सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोगों को ध्यान देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो जजमेंट सुनाते हैं। तो ये बेसिकली कॉमन सा पॉइंट है। और यहाँ पर दिया गया कि अंडरस्टैंडिंग द यूनिक नीड्स, आप एक कॉमन जनरल जजमेंट नहीं दे सकते हो, आप हर एक केस का एक यूनिक नीड होता है, आपको उसको ध्यान में रख करके आपको जजमेंट देना है। ठीक है। पॉजिटिव पॉलिटिसाइजन ऑफ द इश्यू, क्योंकि वहाँ के लोग ना, वहाँ के जो नेता लोग होते हैं वो जनता को भड़काते हैं ताकि वोट मिल सके उनको। तो अगर हम जनता को अच्छे तरीके से उनको अवेयरनेस करेंगे, तो मतलब एजुकेट करेंगे कि देखिए भैया, अगर इसको डेवलप कर देते हैं तो हम लोग का इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होगा, इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वहाँ की जनता जो फंसेगी नहीं वोट के चक्कर में, और पॉजिटिव पॉलिटिसाइजन होगा, मतलब अच्छे से काम हो जाएगा ये। ठीक है।
तो ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं बेसिकली। ये तो एक पॉइंट था जो लिखने योग्य था, और ये एक पॉइंट था लिखने योग्य था। बाकी तो ये दोनों पॉइंट तो इक्वल टाइप का, तीनों पॉइंट इक्वल टाइप का, ये तो हम लोग लिखते हैं, हर आंसर में लिखते हैं, मतलब हर कंक्लूजन में लिखते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली एक कॉमन पॉइंट है, एक पॉइंट मुझे मिल गया, एक कॉमन पॉइंट। ओके, तो ये हम लोग का वे फॉरवर्ड खत्म हो गया, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और इसका जो नोट्स बनाया हूँ मैं, ऑलरेडी इसका नोट्स बना हुआ है मेरा, तो उसमें जो ऐड करना मैं ऐड कर दूंगा और शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।